है, तो अपन लोग पढ़ेंगे बेटा इन्वायरमेंट चैप्टर। शुरू करते हैं ना। देखो व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा, कोई भी चीज है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जो सराउंडिंग में रहता है ना, जो भी आपके सराउंडिंग में है वो सब क्या है, इन्वायरमेंट है आपका। अब सराउंडिंग आपका किस किस से मिलकर बना होता है बेटा, या तो बायोटिक होता है या तो एबायोटिक होता है ना। अब देख लो ना, जो भी आपके सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब चारों साइड में आपके दो ही कंपोनेंट दिखेंगे, या तो बायोटिक होगा या तो एबायोटिक होगा। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है बेटा, जिसमें क्या होती है, लाइफ होती है। क्या होती है, लाइफ होती है। या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, एनिमल्स है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, बायोटिक कंपोनेंट। वैसे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं बेटा। अब एबायोटिक कंपोनेंट बहुत सारे हैं, वाटर है, सॉइल है, एयर है ना, ये सारी चीजें जो भी होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक। तो आपसे कोई पूछे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा, दो चीजों से मिलकर बना रहता है ना, जो भी हमारे सराउंडिंग है उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना रहता है, एक बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, है ना। ये देखो लिखा है एवरीथिंग दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म, है ना, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग कंपोनेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन्वायरमेंट। बायोटिक में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, एबायोटिक में आपके क्या आते हैं, नॉन लिविंग, जैसे आपका एयर है, वाटर है, सॉयल है, लाइट है। तो बेसिकली हमको इन्वायरमेंट के बारे में ही पढ़ना है। इन्वायरमेंट और जो अलग अलग फिनोमिना चल रहे हैं इन्वायरमेंट में, है ना, उसी के बारे में ही हमको क्या करना, पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते बेटा इकोसिस्टम क्या होता है। अभी हमने इन्वायरमेंट क्या पढ़ा, इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारी सराउंडिंग है, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। वैसे इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, इकोसिस्टम आप देखो इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट है बेटा। देखो इन्वायरमेंट किस किस चीज से मिलकर बना रहता है, अभी मैंने बोला इन्वायरमेंट किससे मिलकर बना रहता है बेटा, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है तो एक क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है ना। अब बायोटिक में क्या क्या आता है बेटा, बायोटिक में आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, है ना, और एबायोटिक में आपके क्या आते हैं, जितने भी नॉन लिविंग हो गए। नॉन लिविंग में एयर, वाटर, सॉइल जो भी है। अब एक चीज बताओ, अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक्चुअली में ये जो इंटर रिलेशनशिप होता है, क्या होता है बेटा, इंटर रिलेशनशिप। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग से जो इंटर रिलेशनशिप होता है। एक चीज बताओ, हम लोग हैं क्या, हम लोग एयर से इंटरेक्ट नहीं करते क्या, वाटर से इंटरेक्ट नहीं करते क्या, सॉइल से इंटरेक्ट नहीं करते क्या बेटा। एयर नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे, है ना, सॉइल से नहीं इंटरेक्ट करेंगे बेटा तो खाएंगे क्या, ठीक है ना, वाटर नहीं, है ना, जल ही जीवन, अगर वाटर नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, ये जो इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग में क्या आता है बेटा, एयर, वाटर, सनलाइट लेते हो कि नहीं लेते हो, लेते हैं, है ना, सनलाइट। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ऐसे ही अलग अलग इकोसिस्टम बनते हैं। समझो डिजर्ट में अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना, आप पोलर रीजन में चले जाओगे तो वहां अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इकोसिस्टम क्या होते हैं बेटा, बनते हैं। तो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारी सराउंडिंग है, और इकोसिस्टम क्या है बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। आया समझ में, है ना। तो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों ही क्या इन्वायरमेंट का ही पार्ट है ना। तो जो इंटरेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये समझो। इकोसिस्टम इज ए सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, है ना, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब कंपोनेंट क्या क्या होता है इकोसिस्टम के बेटा, एबायोटिक कंपोनेंट होंगे और बायोटिक होंगे। एबायोटिक में टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है, लाइट है। और बायोटिक में क्या होता है बेटा, बायोटिक में मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, एक सर प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है और एक क्या होते हैं, डीकंपोजर होते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट बेटा, दो, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक क्या होता है बेटा, जिनमें लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग। बायोटिक क्या बेटा, जिसमें लाइफ है। तो जो बायोटिक उनमें क्या है बेटा, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर और एक क्या है, डीकंपोजर है ना। यही मिलके क्या बनाता हमारा इकोसिस्टम। जब ये बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होगा, क्या होगा बेटा, इंटरेक्शन, तो क्या बनेगा, एक इकोसिस्टम बनेगा। ठीक है,
अब इसी इकोसिस्टम का क्या रहना जरूरी बेटा, बैलेंस रहना जरूरी है। अगर ह्यूमन लिविंग बीइंग को अगर सरवाइव करना है तो ये बैलेंस रहना क्या है, बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग समझते हैं बेटा बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। जैसे प्रोड्यूसर, तो क्या होते हैं प्रोड्यूसर बेटा, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इसमें क्या आएंगे आपके प्लांट्स आएंगे, है ना। ये देखो ग्रीन प्लांट्स है, ब्लू ग्रीन अलगी, ये क्या कहेंगे बेटा इनको, प्रोड्यूसर। क्यों प्रोड्यूसर क्यों बोलेंगे बेटा, ये क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, क्यों फूड प्रोड्यूस करते हैं बेटा, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। फिर अब ये फूड प्रोड्यूस हुआ है तो इसको कोई कंज्यूम करने वाला भी होगा, तो कौन होते हैं बेटा, आपके कंज्यूमर्स होते हैं। क्या होते हैं, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक हर्बीवोर होते हैं, एक कार्निवोर होते हैं और एक ओमनीवोर होते हैं। हर्बीवोर क्या होते हैं बेटा, जो प्लांट्स प्रोडक्ट पे फीड करते हैं, प्लांट्स पे जो फीडिंग करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हर्बीवोर। हर्ब लिखा है ना, प्लांट्स को जो फीड करते हैं। कार्निवोर क्या होता है बेटा, जो एनिमल्स को फीड करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। और ओमनीवोर क्या होते हैं, जो हर्बीवोर भी होते हैं और कार्निवोर भी होते हैं, मतलब प्लांट्स पे भी फीड करते हैं और एनिमल्स पे भी फीड करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोर। इसका एग्जांपल है जैसे ह्यूमन होता है बेटा, ह्यूमन किस में आता है, ओमनीवोर में आता है। ह्यूमन रूखा सूखा मिल गया वो भी खा लेगा और, है ना, मीट वगैरह भी कंज्यूम करता है। लास्ट में क्या होता है बेटा, डिकम्पोजर। देखो कोई भी इस दुनिया में आया तो कभी ना कभी तो जाएगा बेटा, प्लांट से उसकी भी एक उम्र होगी, एनिमल से उसकी भी एक उम्र होगी। जब डेथ हो जाता है तो डेथ के बाद क्या होता है बेटा, इनका काम चालू होता है, इनका डिकम्पोजर्स का। ये क्या करते हैं, बॉडी में ब्रेक डाउन कराते हैं और उसको क्या करा देते हैं बेटा, मिट्टी में मिला देते हैं, ह्यूमस बना देते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं बेटा, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होंगे। क्या होंगे, डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, सॉरी लिविंग कैसे होंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो आपके प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, है ना। तो आफ्टर डेथ ये क्या कराएंगे बेटा, उनका डिकम्पोजिशन कराएंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल उसको ब्रेक डाउन करेंगे और किस में मिला देंगे बेटा, सॉइल में मिला देंगे। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब क्या होते हैं बेटा, डिकम्पोजर्स होते हैं। यहां तक समझ है। इकोसिस्टम दो से मिलकर बना रहता है, बायोटिक, एबायोटिक, है ना। बायोटिक में भी तीन होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर क्या करते हैं बेटा, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होते हैं आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, आफ्टर डेथ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं। तो ये आपका पूरा इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, ऐसे बेटा आपके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल मतलब जो नेचुरली पाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट, सीधी सी बात है बेटा, फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट अलग होगा, वहां अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे होंगे। नॉन लिविंग तो हर जगह सेम रहता है। एबायोटिक कंपोनेंट तो सेम है बेटा, हवा यहाँ है तो दूसरी जगह भी हवा होगी, पानी यहाँ है तो दूसरी जगह भी पानी होगा। एबायोटिक कंपोनेंट लगभग सेम रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, चेंज होंगे। फॉरेस्ट के अलग होंगे, ग्रासलैंड के अलग होंगे, डिजर्ट के अलग होंगे, माउंटेन के अलग होंगे, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे ना बेटा, एनिमल्स वगैरह अलग अलग, तो इंटरेक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम क्या होते हैं बेटा, बनते हैं। ग्रासलैंड में ग्रासलैंड इकोसिस्टम बनता है, डिजर्ट में डिजर्ट इकोसिस्टम बनता है, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनता है, माउंटेनस में माउंटेन इकोसिस्टम बनता है। ये सब नेचुरल है, जो नेचुरली क्या है बेटा, पाया जाता है। कुछ मैनमेड होते हैं, बोले तो आर्टिफिशियल, जैसे क्रॉप फील्ड, है ना, जैसे धान के खेत होते हैं बेटा, पैडी के, है ना, तो क्रॉप फील्ड है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। पॉन्ड्स होते हैं, एक्वेरियम, है ना, घर में लाते हो ना एक्वेरियम, वो भी एक इकोसिस्टम ही है बेटा, उसमें फिशेज रहते हैं, पूरा फूड चेन वगैरह चलता है। ठीक है ना, ये सब क्या होता है बेटा, अलग अलग इकोसिस्टम है। आपके बुक में नहीं दे रखा, एक जनरल आइडिया के लिए मैंने पढ़ा दिया ना। देखो आगे हम लोग देखते हैं बेटा फूड चेन। अब ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बेटा बायोटिक है और एबायोटिक से मिलकर बना हुआ है। अब अगर हम बोल रहे हैं बेटा इनमें क्या है, लिंकेज है, क्या है, इंटर रिलेशनशिप है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इकोसिस्टम में क्या होता है, ऐसे फूड चेन्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन्स पाई जाती है। ठीक है ना, फूड चेन क्या होता है, इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। तो इसमें फूड चेन में होता क्या बेटा, अभी मैं आपको बताया इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट है किससे किससे मिलकर बना रहता है बेटा, प्रोड्यूसर, फिर आगे क्या बनते हैं, प्रोड्यूसर को कौन फीड करेगा बेटा, कंज्यूमर, लास्ट में क्या होता है, डिकम्पोजर बनते हैं। अब ये कंज्यूमर भी क्या होते हैं बेटा, तीन टाइप के होते हैं, है ना। जनरली क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, दूसरे क्या होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरे क्या होंगे बेटा टर्सरी कंज्यूमर, या फिर इनको हम लोग टॉप कंज्यूमर भी क्या करते हैं, बोलते हैं।
ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर तो एक ही होगा जो फूड को प्रोड्यूस करेगा, प्लांट्स ही होंगे, ग्रीन प्लांट्स या फिर एल्गी। कंज्यूमर अलग अलग टाइप के होंगे बेटा, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी। ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है ये एक चेन बनाते हैं इकोसिस्टम में। क्या बनाते हैं? चेन। उसी को हम लोग क्या करते हैं? फूड चेन बोलते हैं। जैसे प्रोड्यूसर है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है लाइक दिस, ये देखो है ना, ये कॉर्न क्या हो गया बेटा? प्रोड्यूसर। क्या हो गया? प्रोड्यूसर। इसने फूड प्रोड्यूस किया ना, अब इसके ऊपर कोई ना कोई फीड करेगा, तो इसके ऊपर कौन फीड किया बेटा? माउस। इसको किसने खाया? माउस। अब माउस को भी कोई ना कोई खाएगा, स्नेक। स्नेक को किसने खाया बेटा? आउल या फिर ईगल। तो एक चेन बन गया कि नहीं, है ना। प्रोड्यूसर, इसको खाया, ये एनर्जी लिया, इसको खाया तो ये एनर्जी लिया, इसको खाया तो ये एनर्जी लिया। तो क्या होता है? ऐसे लीनियर सीक्वेंस जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फूड चेन बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारी फूड चेन्स प्रेजेंट रहती है, एक फूड चेन नहीं होती बेटा, बहुत सारी फूड चेन्स क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। फूड चेन समझ में आया? जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का लीनियर सीक्वेंस होता है, अरेंजमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फूड चेन बोलते हैं। ठीक है। अब बोलोगे सर देखो, अब समझो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, दिख रहा है लीनियर सीक्वेंस का। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फूड वेब बोलते हैं। तो एक फूड चेन होता है जो सिंपल एक लीनियर सीक्वेंस होता है। ऐसे बहुत सारी फूड चेन्स इकोसिस्टम में चल रही हैं, तो उनके नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फूड वेब बोलते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछा कि चलो ठीक है, या इधर आपने क्या बोला, है ना, ये क्या है आपके ग्रासेस वगैरह, है ना, पेड़ वगैरह। मान लो इनको कौन फीड करता है बेटा? रैबिट फीड करता है। कौन फीड करता है? रैबिट। रैबिट को कौन फीड करता है? है ना, रैबिट को कौन फीड करता है? स्नेक फीड करता है। और स्नेक को कौन फीड करता है? ईगल। ये आपका एक फूड चेन बन गया। ये प्रोड्यूसर हुआ, ये क्या है बेटा? प्रोड्यूसर, है ना, इसमें भी लिख लो ग्रास है ना। ये प्रोड्यूसर हुआ। ये क्या है बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, है ना। ये क्या हुआ? सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। ये क्या हुआ? टॉप कंज्यूमर या फिर टर्सरी कंज्यूमर हुआ। मान लो चलो ये चेन है, अगर मैं इनमें से किसी एक को भी हटा दूं तो ये चेन डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा कि नहीं? मान लो मैं क्या कर दिया, यहां से स्नेक को हटा देता हूं। क्या कर देता हूं? स्नेक को क्या कर दिया? हटा दिया। अब देखो, रैबिट तो किसको फीड करेगा? प्रोड्यूसर को, है ना। पर क्या रैबिट को फीड करने वाला कोई है क्या? तो रैबिट की पॉपुलेशन अचानक से क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। रैबिट की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? अचानक से बढ़ जाएगी। पर बीच में ईगल किस पे फीड करता है? स्नेक पे। तो स्नेक तो है नहीं, तो ईगल की पॉपुलेशन, जब ईगल को खाना ही नहीं मिलेगा तो ईगल की पॉपुलेशन बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। और रैबिट की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो बैलेंस बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? बिगड़ गया ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इकोसिस्टम का बैलेंस क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है? बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसीलिए जो फूड चेन्स होती है, इकोसिस्टम की फूड चेन होती है, अगर इसमें कोई भी छेड़छाड़ करता है कुछ भी, तो उसके कारण से क्या हो सकता है? पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ सकता है। जैसे आप देखते हो ना, एनिमल्स हो गए, है ना, इनकी पोचिंग किलिंग में बंद रहता है ना, बैन रहता है कि आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? अगर आप अंधाधुंध क्या करोगे? एनिमल्स की किलिंग करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो कंज्यूमर है उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर उसकी पॉपुलेशन कम हुई तो उसके आगे वाले की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पर जो उस पर डिपेंड है उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम। तो ओवरऑल इकोसिस्टम पूरा क्या हो जाएगा बेटा? बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि अगर मान लो प्राइमरी कंज्यूमर को मैं हटा दूं, प्राइमरी कंज्यूमर को मैं हटा दूं तो ओवरऑल इकोसिस्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा? सर अगर प्राइमरी कंज्यूमर को हटा दूंगा तो ग्रास का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, खाने वाला नहीं। पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, समझ आए? तो ये क्या होती है बेटा? ये जो लीनियर अरेंजमेंट होता है ना, ये लीनियर अरेंजमेंट जो होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का, इसको हम लोग फूड चेन्स बोलते हैं। और ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स होती है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फूड वेब बोलते हैं। और ये जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा उतना ही स्टेबल क्या होगा बेटा? इको सिस्टम होगा। देखो कितना डिपेंडेंट, अगर इनमें से किसी एक को भी हटा दोगे तो पूरा फूड चेन, ये पूरा फूड वेब क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो जैसे ये फ्रॉग है, फ्रॉग के ऊपर
है ना। बहुत सारे लोग डिपेंडेंट, आउल भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है ना, फ्रॉग इसको खा सकता है। तो ये पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स चेन बनता है ना, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब। तो ये जितना कॉम्प्लेक्स बनेगा है ना, उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, इकोसिस्टम स्टेबल होगा। अगर इनमें से आपने किसी एक को भी हटा दिया, पूरा इकोसिस्टम बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब है ना, एक तरीके से क्या हो गया बेटा, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच क्या होगा, इंटर रिलेशन डिस्टर्ब, तो ओवरऑल ह्यूमन का सर्वाइवल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया आप लोगों को? देखो अब बोलोगे सर ठीक है, प्रोड्यूसर, आप बोल रहे हो प्रोड्यूसर है सर, प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम किया, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी। सर ये कंज्यूम कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है मार के खाने की, ओवरऑल क्यों कंज्यूम करते हो आप, कोई भी चीज खाते हो, प्लांट प्रोडक्ट खाते हो, एनिमल प्रोडक्ट खाते हो, क्यों खाते हो बेटा, एनर्जी के लिए। किसके लिए बेटा, एनर्जी के लिए। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट है, एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, किस वजह से बेटा, एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं, फीड। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर ने किसको खाया, प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर से एनर्जी कहां ट्रांसफर हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर के पास। इसको इसने खाया तो एनर्जी कहां ट्रांसफर हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। और इसने इसको खाया तो किसके ऊपर ट्रांसफर हो गई, टर्सरी के पास। तो ऐसे एनर्जी का क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है। एक चीज हमेशा याद रखो, एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा हमेशा हमेशा कैसा होगा बेटा, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ही होगा। ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टॉप कंज्यूमर। तो हमेशा एनर्जी का ट्रांसफर क्या होगा बेटा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर ही होगा। कभी मैं आपसे बोलूं क्या एनर्जी का ट्रांसफर कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर होगा क्या बेटा, नहीं होगा। हमेशा प्राइमरी टू, हमेशा प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ही होगा। इसीलिए जो ये इसका पिरामिड बनता है, एनर्जी का पिरामिड कैसा बनता है हमेशा बेटा, अपराइट बनता है। कैसा बनता है, अपराइट। तो आपको कितना भी सवाल घुमाए, कितना भी कुछ करे, और लास्ट में अगर आपसे पूछे कि एनर्जी पिरामिड कैसा बनेगा, तो हमेशा कैसा बनेगा, अपवर्ड। क्योंकि सर ने बोला था कि एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा कैसा होता है बेटा, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर तक क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब एक चीज देखो, एनर्जी का भी जो ट्रांसफर होता है ना बेटा, एनर्जी का भी जो ट्रांसफर होता है एक लॉ होता है, उसके हिसाब से होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिंडमान 10% एनर्जी लॉ। ठीक है ना। जैसे समझो ये ग्रास है बेटा, ग्रास के ऊपर कौन फीड किया, फ्रॉग फीड किया। हाँ, फ्रॉग को किसने खाया बेटा, मान लो स्नेक ने खाया, स्नेक को किसने खाया, ईगल ने खाया। अब समझो प्रोड्यूसर है, ये क्या है बेटा, T1 ट्रॉपिक, T2, T3 और T4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं ना, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल हम लोग डिनोट कर देते हैं। प्रोड्यूसर T1 में आ गया, फ्रॉग T2 में, स्नेक T3 में, ईगल T4 ट्रॉपिक लेवल में। अब समझो ये ग्रास है बेटा, इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, खाना बनाया, इसके पास एनर्जी है। अब इस पे कौन फीड करेगा बेटा, फ्रॉग। कौन फीड करेगा, फ्रॉग। तो फ्रॉग में कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी, फ्रॉग के ऊपर स्नेक फीड करेगा तो इसमें कुछ एनर्जी आएगी, स्नेक के ऊपर ईगल फीड करेगा, इसमें एनर्जी आएगी। तो ऐसा क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। पर एक चीज बताओ, क्या ग्रास की सारी एनर्जी फ्रॉग के पास चली जाएगी क्या बेटा? फ्रॉग ने जैसे कंज्यूम ग्रास को खाया, मान लो ग्रास के पास क्या है बेटा, 10,000 जूल एनर्जी। कितनी एनर्जी है, 10,000 जूल। फ्रॉग किस पे फीड किया, ग्रास पे फीड किया, तो कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा बेटा? लिंडमान 10% एनर्जी लॉ क्या बोलता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, किसमें, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितना परसेंट एनर्जी का ट्रांसफर होगा बेटा? 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा। बाकी 90% क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। किसमें लॉस हो जाएगी बेटा? पेड़ के भी खर्चे, नए पत्ते बनाने उसको अपना, है ना, तो उसके भी कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, कुछ ना कुछ उसकी भी एनर्जी बॉडी कंज्यूम करेगी, है ना। तो 90% क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। 10% क्या होती है, एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती। मान लो 10,000 जूल ग्रास के पास थी, तो किसने फीड किया, फ्रॉग ने। तो फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी बेटा? 10%। तो 10,000 का 10% कितना होता है बेटा? 1000। कितना होता है? 1000। तो 1000 जूल एनर्जी किसके पास पहुंच गई, फ्रॉग के पास। फिर लिंडमान 10% एनर्जी लॉ क्या बोलता है कि फिर से अगर स्नेक फ्रॉग को फीड करेगा तो इसमें भी कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगा बेटा? 10%। तो 1000 का 10% कितना होता है बेटा? 100। फिर जब ईगल स्नेक पे फीड करेगा तो कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगी बेटा? 10%। तो 100 का क्या होता है बेटा? 10। तो मतलब समझो, ग्रास के पास एनर्जी 10,000 जूल है, पर लास्ट में ईगल तक पहुंचते पहुंचते कितनी बची? 10 जूल ही एनर्जी क्या है बची बेटा। क्यों? क्योंकि लिंडमान 10% एनर्जी लॉ क्या बोलता है कि हर ट्रॉपिक लेवल पे कितना कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगा? 10%। 90% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसीलिए आपसे पूछा जाता है क्या 4 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा पॉसिबल है क्या बेटा, है ना। जैसे कितने ट्रॉपिक लेवल है? 4 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा आप बना सकते हो क्या बेटा? नहीं।
जब मैक्सिमम आप 5 ट्रॉपिक लेवल बना दोगे, उसके बाद एनर्जी कहाँ है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, क्या हो रहा है? साइज तो ऑर्गेनिज्म का बढ़ते जा रहा है, पर एनर्जी क्या हो रही है बेटा? कम होते जा रही है। सीधी सी बात, अगर मेरा साइज बड़ा है तो एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए ना बेटा मेरे को। अगर साइज बढ़ते जा रहा है, एनर्जी कम मिलेगी, तो क्या अगर आप ट्रॉपिक लेवल बढ़ाते जाओगे तो आगे आने वाला ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा क्या बेटा? नहीं। तो मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल होते, उससे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर खत्म, मतलब एनर्जी जो ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाते जाते हो क्या होते जाते बेटा? 90% लॉस होते होते लास्ट में कुछ बचती नहीं, है ना। जितना उसको एनर्जी है उतना मिलेगा नहीं, अगर उतना एनर्जी नहीं मिलेगा तो सरवाइव कर पाएगा क्या बेटा? नहीं। तो 4 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो क्या कोई एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे जा सकता है क्या बेटा? एग्जिस्ट कर सकता है क्या? हाँ। ह्यूमन टॉप कंज्यूमर भी होता है, सेकेंडरी भी होता है और प्राइमरी भी होता है। स्नेक है, आ सकता है सेकेंडरी तक, ठीक है ना। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में क्या है? एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से ह्यूमन तो हर ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट प्रोड्यूसर। फूड पे प्रोड्यूस नहीं करते बेटा हम लोग। ये समझ आया कि आपको 10% लॉ दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा होगा बेटा? अपवर्ड ही होगा। डाउनवर्ड होगा क्या? नहीं, हमेशा कैसा होगा? अपवर्ड, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर प्रोड्यूसर तो हमेशा टॉप कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो बेटा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज कर दो। चलो अपन अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का इंक्रीज होना। क्या होना? इंक्रीज होना। तो बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस होती है बेटा जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स जो होते हैं वो अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? द प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड, डीडीटी इन द फूड चेन एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। समझो, मान लो ये वाटर है बेटा, है ना। वाटर में मान लो क्या हो गया? ग्राउंड वाटर है, ठीक ना। उसमें क्या हो गया? मरकरी। क्या है? मरकरी। मरकरी एक हैवी मेटल है, ठीक है ना। एक डिसीज भी मैं आपको बताया था, कौन सी डिसीज? मरकरी का कंजम्पशन अगर ज्यादा हुआ, है ना, तो कौन सी डिसीज कॉज करता है बेटा? मीना-मार्टा डिसीज। कौन सी? मीना-मार्टा। मीना-मार्टा एक सीएनएस की डिसीज होती है ना। तो मान लो वाटर है बेटा, वाटर में क्या हुआ? मरकरी है। अब मरकरी कैसा सब्सटेंस है बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और साथ में कैसा बेटा? हार्मफुल होता है। कैसा होता है? हार्मफुल। अगर एक लेवल के बाद बॉडी में बढ़ा तो क्या करेगा बेटा? नुकसान करेगा। तो अब वाटर से क्या होगा बेटा? वाटर में है तो वाटर में क्या रहती है बेटा? एल्गी रहती है ना। तो अब एल्गी उस वाटर को कंज्यूम करेगी तो एल्गी के पास भी क्या हो जाएगा बेटा? ये मरकरी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था तो डिग्रेड होगा क्या बेटा? नहीं, हो तो कंसंट्रेशन उसका बढ़ते जाएगा। अब इसी में क्या होता है बेटा? एल्गी ईटिंग इंसेक्ट पाए जाते हैं, है ना। तो अब ये एल्गी ईटिंग इंसेक्ट किस पे फीड करेंगे? एल्गी में। तो एल्गी से क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसफर हो जाएगा मरकरी किसमें? एल्गी ईटिंग इंसेक्ट में। वैसे ही फिर क्या होगा? इस इंसेक्ट को भी ईट करने वाला कोई होगा। ये देखो, इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट, ये इंसेक्ट इसको ईट करेगा तो ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? मरकरी। इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। अब क्या हो गया बेटा? ये इसको ईट करेगा तो इसमें ट्रांसफर हो गया, ये इसको ईट करेगा तो इसमें ट्रांसफर हो गया, और ये इसको ह्यूमन फिर मछली पकड़ेगा बेटा, ईट करेगा तो मछली के साथ साथ क्या आ जाएगा? मरकरी आ जाएगा। पर आप देखो, ओवर द जैसे ही ये ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जा रहा है बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो मरकरी है, मरकरी का कंसंट्रेशन क्या होते जा रहा है बेटा? बढ़ते जा रहा है। इसमें कम होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा, फिर इसमें थोड़ा ज्यादा, ऐसे कर करके बढ़ के सबसे ज्यादा मरकरी का कंसंट्रेशन कहां होगा बेटा? इस फिश पे होगा। किस पे होगा? इस फिश पे। और इस फिश पे जैसे ह्यूमन खाएगा तो उसके अंदर भी क्या चला जाएगा बेटा? मरकरी चला जाएगा। और मरकरी जाएगा तो कौन सी डिसीज हो जाएगी? मीना-मार्टा डिसीज। तो अब समझो, अब ये जैसे ही मैं इधर से ट्रॉपिक लेवल में बढ़ा तो क्या हो गया बेटा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यहां सबसे कम था और यहां क्या बेटा? सबसे ज्यादा है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन की। ट्रॉपिक लेवल में जैसे हम लोग प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर मूव करते हैं तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं, चाहे डीडीटी हो, मरकरी हो, तो इसका जो कंसंट्रेशन बढ़ता है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक सिमिलर कॉन्सेप्ट और होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं बायो कंसंट्रेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा था? अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा था, मतलब प्रोड्यूसर से किस में बढ़ रहा था बेटा? टॉप कंज्यूमर तक बढ़ रहा था।
मतलब प्रोड्यूसर पे सबसे कम होगा मरकरी और टॉप कंज्यूमर पे क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा मरकरी का कंसंट्रेशन। पर बायो कंसंट्रेशन में क्या होता है, एक ही स्पीसीज के अंदर क्या होता है बेटा, बढ़ता है। जैसे फिश है, फिश में ही क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो कंसंट्रेशन या फिर बायो एक्यूमुलेशन। तो बेसिक फर्क क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन में ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज होता है और बायो कंसंट्रेशन में एक ही ट्रॉपिक लेवल के अंदर इंक्रीज होता है। मान लो T1 है तो उसी के अंदर ही क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। क्या बढ़ेगा क्या अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल, नहीं। तो अगर एक ही ट्रॉपिक लेवल के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो कंसंट्रेशन। अगर अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये समझ में आए? तो आपसे हर बार बेटा ये सवाल तो पूछा ही जाता है, पिछले साल भी आया था कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, कुछ नहीं सर, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं उनका अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल बढ़ना, इंक्रीज होना, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसीलिए बोल रहा है बेटा क्योंकि वो कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ता है, कारण क्या है बेटा, क्योंकि ये सब्सटेंस कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। डिग्रेड होंगे क्या, नहीं होते। जैसे पॉलीथीन नॉन डिग्रेडेबल है ना, वैसे ही ये केमिकल्स भी होते हैं। आए समझ में, दोनों में फर्क समझ में आया बस। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा, बायो कंसंट्रेशन एक ही ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ना। जैसे ह्यूमंस है, हम लोग बाहर की चीजें खाते हैं, है ना, जो भी जंक फूड वगैरह होते हैं, तो जंक फूड ज्यादातर क्या होता है बेटा, कार्सिनोजेन होते हैं, है ना, कैंसर कॉजिंग एजेंट उसमें होते हैं। तो मान लो हम कंज्यूम कर रहे हैं, रोज खा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो कैंसर कॉजिंग एजेंट हमारे अंदर जाते जाएगा कि नहीं। अब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेड नहीं होता है, टूटता नहीं है ना, बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, वो इकट्ठा होते जा रहा है। एक समय बाद वो इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि हमको क्या कॉज कर देगा बेटा, कैंसर कॉज कर देगा। तो एक ही ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज हुआ, मेरे अंदर इंक्रीज हुआ, मैं एक ही ट्रॉपिक लेवल पे हूं ना, है ना, तो मेरे अंदर इंक्रीज हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायो एक्यूमुलेशन या फिर बायो कंसंट्रेशन। अगर वही बढ़ता जाता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। फर्क समझ आए? ये आपको दिया हुआ है, देखो फिशेस के अंदर ही क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सिर्फ फिशेस के अंदर ही बढ़ रहा है ना, एक ही स्पीसीज के अंदर बढ़ रहा है ना, तो बायो कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, O3। ठीक है, तो ओजोन एक्चुअली किस लेयर में बनती है बेटा, स्ट्रेटोस्फीयर में। ऐसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है बेटा, सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर। होता क्या है, देखो ओजोन का काम क्या, सबसे पहले समझो। ओजोन का काम है बेटा, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, किससे आ रही है बेटा, सन से। इसको क्या करती है बेटा, अगर ये डायरेक्ट रेज आएंगी तो क्या हो जाएगा, हमको नुकसान करेंगे, स्किन कैंसर होगा, कैटरेक्ट होगा, अलग अलग बीमारियां होंगी। पर ये क्या करते हैं बेटा, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आती है एटमॉस्फेयर से, इनको बीच में कौन मुकाबला करने की होती है बेटा, ओजोन लेयर। कौन होती है, ओजोन। ये अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, फिल्टर करती है, फिल्टर करके कहां भेजती है बेटा, अर्थ सरफेस पे भेजती है। तो एक्चुअल में जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उनको क्या करती है बेटा, फिल्टर करने का काम करती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। समझो, ये ओजोन कहां पाई जाती है बेटा, स्ट्रेटोस्फीयर में। समझो, ओजोन तो पाई जा रही है, साथ में बन कैसे रही है समझो। तो ये क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर में हमारे क्या पाई जाती है बेटा, ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन होती है, ये लाइट की प्रेजेंस में किस में ब्रेक डाउन होती है बेटा, O और O में। किस में ब्रेक डाउन होती है, O और O। अब ये ऑक्सीजन O और O में टूट गई। अब ऐसे बहुत सारे सिंगल ऑक्सीजन बन जाते हैं और साथ में क्या है बेटा, O2 मॉलिक्यूल है। तब ये O2O के साथ जुड़ते जाएंगे, O2O के साथ जुड़ते जाएंगे और क्या बनाते जाएंगे बेटा, O3 बनाते जाएंगे। क्या बनाते जाएंगे, O3 बनाते जाएंगे। ऐसे ओजोन बनती है। कौन से लेयर में बनती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर आपसे बोले कि क्या ट्रोपोस्फीयर में बनती, क्या नहीं, कहां बनती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। याद रखो, जब तक ओजोन इस लेयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में, हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना, अगर इस लेयर में आ गई तो हमारे लिए क्या बेटा, खतरा है, पॉल्यूटेंट की तरीके से देखते हैं हम लोग उसको। पर एक्चुअली में होता क्या है, अब अभी क्या हो रहा है, एक कंपाउंड होता है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो एसीज होती है आपकी, रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठीक है ना, एसी हो गया, रेफ्रिजरेंट हो गया, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन होता है। अगर इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज हम लोग ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या हो जाएगा बेटा, निकल के कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। अगर जैसे ही क्लोरीन यहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा बेटा, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब यहां क्लोरीन पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन तो टूट रहा है,
किसमें टूट रहा है बेटा, O और O में। ये क्लोरीन भी क्या हो जाता है बेटा, लाइट की प्रेजेंस में टूटने लगता है। किसमें टूटेगा, Cl फ्री रेडिकल और Cl में। किसमें टूट गया, Cl और Cl में। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है, इससे O2 की बाइंड होने की टेंडेंसी क्या है, कम है ना। Cl क्या करेगा बेटा, तुरंत किससे बाइंड कर लेगा, O से। किससे बाइंड कर लेगा, O से। अरे ऐसे समझो, नए पेज में देखते हैं, देखो है ना। ये कौन सी लेयर है बेटा, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है ना। इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी है, सिंपल ऑक्सीजन भी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन टूट के सिंपल ऑक्सीजन बना रहा है ना, O3 भी है, सब है। अब मान लो यहाँ Cl2 आ गया, क्या आ गया बेटा, क्लोरीन आ गया है ना। बहुत सारे ऑक्सीजन पाए जा रहे हैं, बहुत सारे इधर O2 भी पाए जा रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, इधर से क्या आएगी, सनरेज आएंगी। क्या आएंगी, सनरेज आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज। जैसे ही आएंगी तो ये क्लोरीन जो है Cl2 किस में टूटने लगेगा बेटा, Cl फ्री रेडिकल में और Cl फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी किस में टूटा हुआ बेटा, O और O में है ना। तो ओजोन कैसे बनता बेटा, ये O2 से O कंबाइन होता है और क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में प्रोसेस चल रही है, O2 से O कंबाइन हो रहा है, ओजोन बन रहा है। पर जैसे ही क्लोरीन आता है, क्लोरीन टूटना शुरू हो जाता है Cl और Cl में, ठीक है ना। अब यहाँ सिंपल एक एक ऑक्सीजन तो पाए जा रहे हैं, इससे बाइंड किसको, ये जो एक एक ऑक्सीजन पाया जा रहा है, इससे बाइंड किसको होना चाहिए, O2 को। पर क्या होता है बेटा, Cl आता है, कौन बाइंड हो जाता है इनसे, क्लोरीन। कौन बाइंड हो जाता है, क्लोरीन। अगर ऑक्सीजन से क्लोरीन बाइंड हो गया तो क्या बन जाएगा बेटा, OCl। बनना क्या चाहिए था, O2 से O बाइंड होके क्या बनना चाहिए था, O3। O3 बन रहा है क्या, नहीं। क्या बन रहा है, OCl। तो ये ओजोन बन पाएगा क्या बेटा, नहीं। अगर ओजोन नहीं बनेगा तो धीरे 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 करके ओजोन क्या होती जाएगी बेटा, उसकी लेयर पतली होती जाएगा। इसी पूरे फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन। तो जो ये ओजोन बनता है उसका अगर फॉर्मेशन नहीं होता, किस वजह से नहीं होता सर, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा रिलीज हुआ तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, और किससे रिएक्ट करने लगेगा, फ्री ऑक्सीजन से। जिससे किसको रिएक्ट करना चाहिए था, O2 को। O2 को रिएक्ट करके O3 बनाना चाहिए था, पर सर इस फ्री ऑक्सीजन से कौन रिएक्ट करने लगता, क्लोरीन। तो अब O2 तो है बेटा, O2 तो भर भर के है, पर वो सिंगल O है क्या बेटा, नहीं। अगर सिंगल O नहीं है तो ओजोन बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। समझ में आया, या फिर ओजोन होल भी आप लोग क्या करते हो, बोलते हो। तो ये ओजोन डिप्लीशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था बेटा। अंटार्कटिका में ओजोन होल भी देखने के लिए मिला था। होल का मतलब क्या है कि वहां की जो लेयर थी थीन हो गई थी, ओजोन लेयर पतली हो गई थी। अगर ओजोन लेयर थीन होते जाएगी, पतली होते जाएगी, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अच्छे से छन के आएंगी क्या बेटा, फिल्टर होके आएंगी क्या, नहीं। अगर फिल्टर नहीं होके आएंगी तो बेटा अर्थ में हम लोग जो रहते हैं उनको क्या होगा बेटा, नुकसान होगा, कैंसर कॉज होगा, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, 1987 में क्या होता है, ये देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, अगर उसको कम करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था, कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था बेटा, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल एक कनाडा में जगह है, कहाँ बेटा, कनाडा में एक जगह मॉन्ट्रियल। वहां सारे देश भर के लोग मिले थे, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट वगैरह लोग मिले थे, और क्या किए थे बेटा, एक एग्रीमेंट साइन किए थे जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसमें क्या हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन हो रहा है इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर क्लोरोफ्लोरो एमिशन का कार्बन कम होगा तो क्लोरीन कम रिलीज होगा, क्लोरीन कम रिलीज होगा तो बेटा ये जो फ्री ऑक्सीजन था स्ट्रेटोस्फीयर में, जिससे क्लोरीन बाइंड होकर OCl बना ले रहा था, ये कम बनेगा। अगर ये कम बनेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ओजोन का डिप्लीशन कम होगा, ओजोन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। समझ में होता क्या है ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्या होती है, क्या फंक्शन होता है, आया समझ में सर, कर लोगे। अगर आपसे कभी पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए होता है, तो ओजोन में, ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन कम करने के लिए क्या किया गया था बेटा, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया था, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं बेटा, ये पूरा लगभग खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल। देखो जो वेस्ट होता है, मेनली सॉलिड वेस्ट, ये दो टाइप का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल होता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बेटा, जो आसानी से सॉइल में आप रखोगे क्या हो जाएगा बेटा, कुछ समय बाद डिकम्पोज हो जाएगा। बैक्टीरिया है, फंगस, ये सब उसको क्या कर देंगे बेटा, डिकम्पोज। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल में टूट के सॉइल में मिल जाएगा ह्यूमस बनके।
तो है ना, जो आसानी से क्या हो जाता है डिकम्पोजर के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल। जैसे वेजिटेबल पील हो गया, पेपर हो गया, कॉटन हो गया, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, ये देखो ये सब क्या होते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, है ना। आप डालोगे सॉइल वगैरह में, कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे बेटा, ये डिग्रेडेड हो जाएंगे। कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा आपका पॉलीथीन, है ना। आज आप पॉलीथीन सॉइल के अंदर डाल दो, 500 साल बाद भी निकालोगे वैसे ही निकलेगी, उसका डिग्रेडेशन नहीं होता आसानी से। तो क्या होते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे हमने उधर डीडीटी पढ़ा था, है ना, पेस्टिसाइड होते हैं, मेटल हैवी मेटल्स, मरकरी हो गया जैसे, है ना, ग्लास हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अगर आपसे कभी पूछे कि वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, जनरली 2 प्रकार के, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है वो बायोडिग्रेडेबल, और जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप देखते हो ना, पॉलीथीन बहुत चलता था पहले, धीरे धीरे पेपर बैग की साइड शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर पेपर बायोडिग्रेडेबल है, पर पॉलीथीन क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ई वेस्ट वगैरह ये सब क्या होता है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना। अब देखो वेस्ट जो होता है उसका डिस्पोज हम लोग कैसे करते हैं, डिस्पोजल की मेथड क्या है। पहला क्या होगा बेटा, लैंडफिल्स होती है ना। लैंडफिल्स में क्या करते हैं, जो लो लाइंग एरिया होता है उसमें गड्ढे वगैरह खोदते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, और उसमें क्या करते हैं, पूरा कचरा डाल देते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह है ना, दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी लैंडफिल है जहां आग वगैरह लगा रहता है, फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत बड़ा कचरे का ढेर है ना, वहां आग वगैरह लग जाता है, पॉइजनस गैस रिलीज होती है, बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है ना। तो क्या कहलाती है, लैंडफिल। जो शहर के बाहर होती है, लो लाइंग एरिया होता है, वहां जा जाके पूरा वेस्ट को क्या किया जाता है, पूरे शहर के वेस्ट को क्या किया जाता है, डंप किया जाता है। तो कैसे आप वेस्ट डिस्पोजल करोगे, या तो आप पहले डंप कर दो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल बोले तो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे खाना हो गया घर का, है ना, सब्जी वगैरह के जो छिलके वगैरह होते हैं, है ना, वो सब चीजें हैं, तो उसका हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा, मैन्योर। कैसे, उसको आप गड्ढा खोदो, उसमें डाल दो, है ना, थोड़े बहुत उसमें क्या डाल दो, अर्थ फॉर्म डाल दो, क्या बन जाएगा बेटा, कंपोस्ट, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और क्या बन जाएगा बेटा, खाद, जिसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। थर्ड क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिसाइकल। जैसे प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं बेटा, नया प्लास्टिक को नया बनाते जाओगे तो क्या होते जाएगा बेटा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, कभी खत्म होगा क्या, नहीं। तो प्लास्टिक को खत्म करना है फिर यूज करना, तो उसका तरीका क्या है कि उसका हम लोग क्या करें बेटा, रिसाइकलिंग करें। क्या करें, रिसाइकलिंग। ये जो प्लास्टिक वगैरह होता है ना, ये कलेक्ट करते हैं, आप लोग फेंक देते हो, खराब हो गया फेंक दिए, लोग कलेक्ट करके उसको फिर से इंडस्ट्री में ले जाते हैं, उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, प्रोसेस करके फिर से उसी से ही नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो थर्ड क्या कर सकते हैं हम लोग, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मेन किसके लिए की जाती है बेटा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, और ना उसमें हम लोग प्रोसेसिंग करके नया आइटम बना देते हैं, है ना, कुछ भी चीज बना देंगे। ठीक है, अगला होता है बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, जो लिक्विड वेस्ट होता है। जैसे पानी, मान लो आपने पानी में कचरा डाल दिया, है ना, नालियां वगैरह होते हैं, नालियों का जो वेस्ट होता है वो नालों में जाता है, फिर नदियों में जाता है, तो नदियों को पानी पॉल्यूट होता है। तो उसके लिए क्या लगाते हैं बेटा, हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। उधर हम लोग क्या करते हैं बेटा, पानी का पूरा फिल्ट्रेशन करते हैं। आपने एक सुना होगा ना बेटा, एलम होता है, फिटकरी, सुना है, एलम बोलते हैं, फिटकरी, उसको डाल दिया जाता है, तो कचड़े को क्या कर देते, नीचे बैठा देते। ठीक है, ये देखो, अगर वेस्ट खत्म करना तो उसके क्या होते हैं बेटा, 3 R's होते हैं। मेनली ये 3 R's किसके हैं बेटा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, गवर्नमेंट बोलता है हम लोग को जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, अब वो तो डिकम्पोज नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए बेटा, हमको 3 R's का यूज करना चाहिए। 3 R's क्या होते हैं, या तो रिड्यूस करो, उसका यूज हम लोग, जैसे पॉलीथीन, आप सब्जियां लेने जाओ, कपड़े लेने, कुछ भी लेने जाओ, तो खुद का क्या करो बेटा, कैरी बैग कैरी करो, है ना, पॉलीथीन मत ले जाओ। तो या तो हम लोग उसका रिडक्शन करें, यूज कम कर दें, या तो हम लोग उसको रीयूज करें, है ना, सेम प्रोडक्ट कोई क्या करे बेटा, रिसाइकल करके फिर से रीयूज करें। तो तीसरा क्या है, रिसाइकल। वेस्ट को कलेक्ट करो, उसको प्रोसेस करो और नया कुछ प्रोडक्ट बना दो। तो ये क्या होता है बेटा, वेस्ट का डिस्पोजल हम लोग कैसे कर सकते हैं, या तो लैंडफिल, या तो ऑर्गेनिक है तो कंपोस्टिंग करो, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो रिसाइकलिंग करो, अगर लिक्विड है ना उसमें वेस्ट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटा आपका चैप्टर खत्म। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जीबी फ्रेंड्स, थैंक यू।